तो चलिए हम देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का ए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 का ए क्वेश्चन देखिए, जिसमें पूछा है स्ट्रेन एनर्जी, प्रूफ रेजिलियंस एंड मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। तो स्ट्रेन एनर्जी किसको बोलते हैं वो चीज़ें मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ और आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करके भी बता रहा हूँ कि ताकि आपको समझ में भी आ जाए कि कोई अगर बॉडी है, व्हेन अ बॉडी इज स्ट्रेन विद इन WITH है विद इन इलास्टिक लिमिट एनर्जी स्टोर्ड इन इट, स्टोरी जो उसके अंदर स्टोर होती है उसी एनर्जी को क्या बोला जाता है? दिस एनर्जी इज कॉल्ड स्ट्रेन एनर्जी बोला जाता है। उसी को स्ट्रेन एनर्जी बोला जाता है। ये थोड़ा सा ये ध्यान में रखना, उसी एनर्जी को, जो भी बॉडी होती है जो इलास्टिक लिमिट में जो स्ट्रेन स्टोर करती है उसी एनर्जी को बोला जाता है इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी। अब इसका अगर फॉर्मूला लिखना चाहते हो तो ये चीज़ें लिख सकते हो, U इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2E इंटू वी। ठीक है, ये चीज़ें इसके फॉर्मूले हैं। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ बॉडी है, V वॉल्यूम ऑफ बॉडी है, ये उसका स्ट्रेस है और ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे। U तुम्हारा स्ट्रेन एनर्जी है। अब आ जाते हैं प्रूफ रेजिलियंस किसको बोलते हैं। तो प्रूफ रेजिलियंस उसको बोला जाता है कि द मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी that can be stored in a body at elastic limit is called proof resilience। उसी को प्रूफ रेजिलियंस बोलते हैं। ठीक है, मतलब अब देखिए, जो स्टोर होती है बॉडी उसको स्ट्रेन एनर्जी बोलते थे। इसमें मैक्सिमम कितना स्टोर होती है उसको प्रूफ रेजिलियंस बोलते थे और इसको UP से इंडिकेट करते हैं। इसका सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2E इंटू वी, ये भी फॉर्मूला प्रूफ रेजिलियंस का ही है। ठीक है, बस ध्यान रखना कि ये जो पुट कर रहे हैं ये विद इन इलास्टिक लिमिट में होना चाहिए, ये जो है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। तो मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस का भी अब फॉर्मूला है यहाँ पर। पहले तो डेफिनेशन लिख लेंगे कि द मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी that can be stored in a body per unit वॉल्यूम। अब देखिए ये पर यूनिट वॉल्यूम हो गया है एट इलास्टिक लिमिट इज कॉल्ड, ये समझ में आ रहा होगा कि मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी डेट कैन, मतलब इसी प्रूफ रेजिलियंस डिवाइड बाय वॉल्यूम कर लेते हैं तो ये मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस हो जाता है। ये मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस हो जाता है। ठीक है, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सिंपल सा दिख रहा है कि डिवाइड बाय V कर देंगे तो V कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ बच जाएगा क्या? सिर्फ क्या बच जाएगा? सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2E बच जाएगा मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस का। ठीक है, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस का ये फॉर्मूला आपके सामने बन जाएगा। तो ये चीज़ें ध्यान में रख लेंगे। अब आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर और का ए। ठीक है, और का ए, क्योंकि मैं सब कराने वाला हूँ, मैक्सिमम ट्राई करेंगे कि सब के सब कर सकें। इसमें क्वेश्चन ही क्या बोला था? एक्सप्लेन कंपोजिट सेक्शन की बात किया है, कंपोजिट सेक्शन की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा स्पेलिंग मेरा होगा मिस्टेक तो आप संभाल लेना। कंपोजिट सेक्शन की बात कर रहा है, तो कंपोजिट सेक्शन क्या होता है ये चीज़ें आप यहाँ इसी फर्स्ट चैप्टर जो स्ट्रेन एनर्जी है ना उसमें ही आप देखोगे।
मतलब कहने का मतलब ये बोलता है ना कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई कंपोजिट सेक्शन की जब भी बात करें तो समझना कि ये मतलब दो मटेरियल से बना हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई प्लेट है और इसके साथ एक ये इस तरीके से लगा हुआ है। मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, ये सर्कुलर मैंने ड्रॉ किया है, सर्कुलर ये ड्रॉ किए हैं। ये यहाँ पर ये वाला पार्ट देख सकते हैं, ये अलग मटेरियल से है, ठीक है। ये मटेरियल 1 का है और ये मटेरियल कुछ और मटेरियल का है, इसको M2 बोलेंगे, ठीक है। तो मटेरियल 1 और मटेरियल 2 से बना हो तो इससे रिलेटेड अब ये हो सकता है कि ये मान लीजिए कि स्टील हो, ये कॉपर हो, ये स्टील और ब्रास हो, ये कॉपर और एल्युमिनियम हो, ये कंक्रीट और स्टील हो, तो इस प्रकार का कॉम्बिनेशन हो सकता है। यहाँ पर लोड अप्लाई किया जाएगा, P लोड अप्लाई किया जाएगा, तो इसमें देखिए यहाँ से P1 और यहाँ से ये P2, ये P1 प्लस P2 इक्वल टू P होगा। ये चीज़ें भी ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ इसके बेस पे हमें क्या कैलकुलेट करके बताना होंगे कि इसमें जो स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहे हैं वो कितने होंगे, टोटल स्ट्रेस कितना हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए एक छोटा सा पहले तो डेफिनेशन लिख लेते हैं कंपोजिट सेक्शन के लिए कि इफ़ अ बार इज मेड अप ऑफ 2 or more different material it is called composite section। कंपोजिट सेक्शन, ठीक है, कंपोजिट सेक्शन। अब इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे बता सकते हो, फॉर एग्जांपल क्या बता सकते हो कि इसका स्टील एंड कॉपर का हो सकता है। दूसरा आप बता सकते हो कि स्टील एंड ब्रास हो सकता है। कंक्रीट एंड स्टील हो सकता है, जो आरसीसी स्ट्रक्चर में देख से रहे हो, ठीक है। ऐसे कुछ भी हो सकते हैं। तो इसमें जो मेन फंडा होता है, मेन कॉन्सेप्ट इसमें समझने वाली पॉइंट ये होती है कि ध्यान से समझिएगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने वाला हूँ। इसमें मेन फंडा जो होता है ना, क्या जानना, मैं दूसरा पेपर लेकर आपको समझाने वाला हूँ। जो मेन फंडा है वो चीज़ें यहाँ पर समझा देता हूँ ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि ये देखिए, ये चीज़ें जो मैंने बताया, ये चीज़ें क्या है कि ये दो मटेरियल से मिलके बने हैं, दो या दो से अधिक मिलते हैं तभी तो उसको कंपोजिट सेक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं ये चीज़ें बताने वाला था, ये जो क्वेश्चन के हिसाब से दो मटेरियल से लेकर बना है। तो इसमें एक चीज़ याद रखने का कि इसका जो चेंज होगा ना, अगर चेंज इन लेंथ होगा, अगर डेल L1 ये डेल L2 बराबर होंगे, ये चीज़ें ध्यान में रखना। उनमें जो चेंज इन लेंथ होगा वो हमेशा बराबर होंगे, ठीक है। मान लो L1 इक्वल टू L2 है अगर, तो उनमें जो चेंजेस होगा वो भी बराबर होगा। इसके भी बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, मैंने डिटेल में ऑलरेडी मैंने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का जो मेरा प्लेलिस्ट है उसमें जाएंगे तो और डिटेल में बताया है मैंने, ठीक है। हालांकि आपके जो डिप्लोमा है उसमें उतना डिटेल नहीं है, तो आप सिर्फ सिंपल से जाने रहिए कि इसमें स्ट्रेन जो होता है वो क्या होता है, स्ट्रेन जो होता है दोनों में इक्वल होगा। स्ट्रेन क्या होगा, दोनों में इक्वल होगा। अब स्ट्रेन अगर इक्वल है तो आपको इसका सिग्मा 1/E1 लिख सकते हैं और इसको सिग्मा 2/E2 लिख सकते हैं, ये चीज़ें लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए सिग्मा 1 इक्वल टू E1/E2, सिग्मा 2 हो जाएगा क्योंकि मैंने ये इसको उधर कर दिया, तो E1/E2 और ये सिग्मा 2 था। अभी एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिए कि जो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, इसको ही बोला जाता है मॉडुलर रेशियो बोला जाता है इसको, मॉडुलर रेशियो। आप सजा के लिख लेना यहाँ पर, लेकिन इसके लिए कंडीशन है, मॉडुलर रेशियो तभी होगा जब E1 इज ग्रेटर देन E2 होगा, तब होगा। ये चीज़ें भी ध्यान में रखना, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और आ जाता है कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट आ जाता है कि इसका टोटल लोड जो होगा, टोटल लोड जो होगा वो क्या होगा, लोड ऑन फर्स्ट मटेरियल प्लस लोड ऑन सेकेंड मटेरियल। जो सेकेंड मटेरियल है उसके लोड, दोनों के लोड के इक्वल होगा, मतलब P जो बोल रहे हैं P1 प्लस P2 होगा। ये भी लॉजिक याद रखना। तो इसके बेस पे कई सारे देखो, जब ये कॉन्सेप्ट लगाए जाते हैं ना,
जब ये वाला कॉन्सेप्ट लगाया जाता है तो एक प्रकार का ये कंपेटिबिलिटी इक्वेशन होता है। इसी को कंपेटिबिलिटी बोला जाता है कि जो हमारे पास बेसिक कंडीशन होते हैं उसके अलावा जो भी हम इक्वेशन यूज करते हैं उसको कंपेटिबिलिटी इक्वेशन भी बोला जाता है। तो ये इतना सिर्फ थोड़ा बेसिक जानते रहिए, हालांकि बहुत डिटेल में भी मैंने पढ़ाया है। ठीक है, चलिए उसके बाद से आप क्वेश्चन नंबर बी पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बी का क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर जो बी है उसका स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, और क्वेश्चन में जो दिया है सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को हम गिवन डाटा ले लेते हैं। जब भी ऐसे क्वेश्चन होगा तो हम क्या कर लेंगे, गिवन डाटा ले लेंगे और उसके बेस पे हम सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, गिवन डाटा में क्या दिया है कि एक माइल्ड स्टील बार है जो उसका लेंथ दे दिया, देखिए 1.5 मीटर लॉन्ग है, मतलब इसको हम mm में चेंज कर देंगे तो 1500 mm हो जाएगा। ठीक है, 1 मीटर में 1000 होता है, तो ये हो गया। और डायमीटर जो है d जो दिया है वो 20 mm है। इसके बेस पे एरिया हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और एक्सियल टेंसाइल फोर्स दे दिया है, मतलब P दे दिया है 50 किलो न्यूटन। तो इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर लेंगे तो 50,000 न्यूटन हो गया। ओके, फिर बाद में इसका स्ट्रेन फाइंड आउट करना है, इसका स्ट्रेन फाइंड आउट करना है। स्ट्रेन का मतलब एप्सिलॉन फाइंड आउट करना, इलोंगेशन मतलब ये चेंज इन लेंथ फाइंड आउट करना, कितना इलोंगेशन हुआ है, और स्ट्रेस फाइंड आउट करना है। ये 3 चीज़ें इसमें फाइंड आउट करनी है। तो कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे, तो आपके पास फॉर्मूला है ऑलरेडी। देखिए पहले तो इसका एरिया इससे कैलकुलेट कर लेंगे। क्या होता है, π/4 d स्क्वायर होता है। तो π/4 और d की वैल्यू कितनी है 20, स्क्वायर कर लेंगे। कैल्सी में आप स्क्वायर करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगा। सबसे पहले क्या कर लेना, 20 का स्क्वायर कर लो, 400 आ जाएगा। फिर मल्टीप्लिकेशन करो पाई से, शिफ्ट और EXP दबाएंगे तो पाई आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन किए, डिवाइड बाई 4 कर दीजिए, आपकी वैल्यू आ जाती है 1256.637, मतलब 64 कर लो, mm/2 स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये भी मिल गया। और आपको उसी के बेस पे अगर सॉल्व करना है तो स्ट्रेस इक्वल टू क्या आ जाएगा, P/A। P क्या है तुम्हारा, अपन एरिया 1256.64। तो आप क्या करोगे, ये 50 किलो न्यूटन है ना, तो 50,000 हो गया। 50, ये जो आपका 50,000 था मैंने कैल्सी में लिया, डिवाइड बाय आंसर कर देंगे, क्योंकि आपके पास ये पहले भी निकाला हुआ है। तो डिवाइड बाय आंसर कर देंगे तो आपकी वैल्यू आ जाती है ये 39.78 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो गया। ये आपको मिल गया। ठीक है, न्यूटन पर mm स्क्वायर मिल गया। फिर ये जो वैल्यू होती है, ध्यान से समझिएगा, आपको चाहिए क्या, स्ट्रेन चाहिए। तो ये होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। यहाँ पे चेंज इन लेंथ तो दिया नहीं है। ठीक है, चेंज इन लेंथ नहीं दिया है तो आप ये वाला कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं ना, कि एप्सिलॉन इक्वल टू क्या होता है। ये चीज़ें तो आपको ऑलरेडी ये फॉर्मूला पता है कि सिग्मा अपन एप्सिलॉन इक्वल टू कैपिटल E। तो एप्सिलॉन इधर गया, सिग्मा इधर आया, तो सिग्मा अपन कैपिटल E हो जाएगा। सिग्मा आपका कितना आया 39.78। और एप्सिलॉन जो होता है अगर न दिया हो, माइल्ड तो दिया है ना, तो 2 × 10⁵ होता है। ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। तो ये जो वैल्यू आया उसमें 2 × 10⁵ करना है, वो चीज़ें कर लीजिएगा। 10⁵ का मतलब होता है 2 के आगे 5 जीरो लगा देना, ज़्यादा कन्फ्यूजन में मत रहना, ये चीज़ें लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो एप्सिलॉन जो आ रहा है वो आपका कितना आ जा रहा है 0.00019, तो 2 तक कर लो, 0.0002 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कर लेंगे। तो ये भी मिल गया आपको, ये मिल गया, ये मिल गया। अब चेंज इन लेंथ चाहिए, तो एप्सिलॉन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ। तो यहाँ पर ये ओरिजिनल लेंथ तो आपको पता है, चेंज इन लेंथ नहीं पता है, तो डेल L इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन × L हो जाएगा। और एप्सिलॉन इतना है 0.002 ×
एल की वैल्यू कितनी है 1500 है। तो इसमें जो भी वैल्यू आपकी आया है उसमें मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए 1500 से, तो आंसर आ जाएगा इसका 0.298। इतना आ गया। क्या आया? चेंज इन लेंथ आया mm में, इतना mm चेंज हुआ है। तो ये तीनों चीज़ हमने कैलकुलेट कर लिया। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लोगे। ओके, उसके बाद इसका और वाला क्वेश्चन देखते हैं। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, ठीक है। स्क्रीन पर क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। बस क्वेश्चन को समझ के करेंगे ना तो आप आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। कंपोजिट सेक्शन का क्वेश्चन है, तो कंपोजिट सेक्शन का क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं, फटाफट करते जाएंगे। देखिए कि इससे आइडिया हमको मिलेगा कि अगर ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं तो कैसे हम सॉल्व करेंगे। मैं क्वेश्चन लिख के नहीं बताऊंगा, स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहे होंगे, ठीक है। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले तो और वाला ये बी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का और का पी है, और इसमें क्या बोला है, एक आरसीसी कॉलम है, ठीक है। आरसीसी कॉलम इस तरीके से कॉलम बोला है, मतलब साइज सेम दिया है, तो मतलब स्क्वायर कॉलम है। ये भी 300 है mm, ये भी 300 mm है, ठीक है। इज प्रोवाइडेड विद इन 12 नंबर ऑफ 10 mm डायमीटर स्टील बार, मतलब इसमें 12 लगे हुए हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसे करके लगे हैं, 12 लगे हुए हैं, स्टील बार लगे हुए हैं। ये स्टील है और यहाँ पे कंक्रीट होगा, सिंपल सा है, कंक्रीट स्टील का ही बनाता है। ये परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट एंड स्टील इज 7। देखो स्ट्रेस दिया है, पहले बोला है कंक्रीट का सिग्मा सी 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और फिर स्टील का दिया है 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये दोनों का स्ट्रेस दे दिया है इसमें। कैलकुलेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कॉलम, मतलब इसका पी फाइंड आउट करना है, ठीक है। कैरिंग कैपेसिटी बोला है, मतलब लोड पी फाइंड आउट करना है, ठीक है। और उसके बाद इसका बोला जाता है, मतलब ये चीज़ें दे दिया है। और अगर मुझे एरिया कैलकुलेट करनी है तो देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा। अगर मैं स्टील का एरिया फाइंड आउट करता हूँ, एरिया ऑफ स्टील जरूरत पड़ेगी इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। एरिया ऑफ स्टील क्या होगा, देखिए कितने हैं, 12 हैं, π/4 डी इसका दिया हुआ है। इसका डी अगर मैं बात करूँगा तो स्मॉल डी करके लिख लेंगे, और दिया था 10 mm, ठीक है। तो π/4 डी स्क्वायर होता है, तो इसमें 12 इंटू π/4 और डी की वैल्यू 10 का स्क्वायर कर लो, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। ये 4 3 जा कट के 4 3 जा 12 हो जाएगा, और ये 300 इंटू पाई कर लो, 300 इंटू शिफ्ट एक्सी दबाओगे तो पाई आ जाता है, तो आ जाएगा 942.477 है, ठीक है। ये आ गया आपके सामने, आपको दिख रहा था एरिया ऑफ स्टील हमने फाइंड आउट कर लिया। अब एरिया ऑफ कंक्रीट फाइंड आउट करना है, तो टोटल एरिया देखिए, टोटल एरिया इतना है माइनस AS कर लेंगे, यही है ना। टोटल एरिया आपका जितना है उसमें से ये AS जो निकाले ही थे ऑलरेडी, हम क्या करेंगे 300 इंटू 300 करके माइनस आंसर कर लेंगे, तो आपकी वैल्यू आ गई ये कंक्रीट का एरिया 89057522 mm स्क्वायर, ये भी मिल गया, ठीक है। ये आपके सामने मिल गया है। अब ऐसे क्वेश्चंस को मुझे क्या चाहिए, पी चाहिए ना, ये पी चाहिए। तो पी इक्वल टू क्या होता है, वो यहाँ से लेके चलेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। पी इक्वल टू क्या हो जाता है, देखो P1 प्लस P2, ठीक है। और P इक्वल टू एक फॉर्मूला आपको पता है, P अपन A इक्वल टू सिग्मा होता है, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, A इंटू सिग्मा होगा, ठीक है। ये एक S लिख लेता हूँ, ये C लिख देता हूँ, PS मतलब स्टील। तो यहाँ पर अगर ध्यान देंगे तो P का ये जनरल फार्मूला है, तो सिग्मा इंटू A इक्वल टू P होता है, तो इसमें सिग्मा S एंड AS लिख सकता हूँ, और इसको सिग्मा C इंटू AC लिख सकता हूँ। और सबका वैल्यू मुझे पता है, ठीक है, सबकी वैल्यू पता है। देखिए सिग्मा S दिया है 250, और इसका AS फाइंड आउट किए थे तो ये आया था 942.477, प्लस
सिग्मा सी कितना है 7 है इंटू उसका एरिया AC का एरिया 89,057.522। इसी को सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा हमारा। कितना आसान है, ये चीज़ तो फाइंड आउट करना था, टोटल लोड कैरिंग कैपेसिटी ही फाइंड आउट करनी थी, तो ये लोड आपको पता चल जाएगा, ये तो चाहिए था। अब मल्टीप्लिकेशन फटाफट कर लेते हैं, ठीक है। ये जो वैल्यू आया था उसमें 7 मल्टीप्लिकेशन किया, ठीक है। फिर उसके बाद से प्लस ब्रैकेट में 250 इंटू 942.477, आंसर आपका ये आ जाता है 859021.9, ये न्यूटन में आ जाएगा। अब 3 प्लेस इधर कर लो, यहाँ पे 859.02 किलो न्यूटन, ये आ गया, इतनी लोड कैरिंग कैपेसिटी होगी। सिंपल लॉजिक है, आप बार बार इसको ट्राई करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब उसके बाद आ जाता है आपका क्वेश्चन दिया है सी, ठीक है। क्वेश्चन सी का मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का सी में क्वेश्चन क्या बोला है कि एजम्पशंस मेड इन थियरी ऑफ प्योर बेंडिंग, प्योर बेंडिंग के लिए क्या एजम्पशंस है, वही चीज़ें यहाँ पर बताना है, ठीक है, कि क्या एजम्पशंस लिए गए हैं। तो वो एजम्पशंस मैं बता देता हूँ, लिख लेंगे हेडिंग ऐसे डाल के लिखेंगे एजम्पशंस। मैं इसका सी बता रहा हूँ, ठीक है। और मैं एक क्वेश्चंस भी पूछा है वो भी मैं बताऊंगा, न्यूमेरिकल है, ठीक है, वो भी बता दूंगा। एजम्पशंस इन थियरी ऑफ प्योर बेंडिंग। मैं यहाँ पे अगर सिर्फ मेरे वीडियोज को भी अगर आप आसानी से देखते हैं ना तो आपको आसानी से सब कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे पहला इसमें एजम्पशंस ये लिया गया था कि द मटेरियल ऑफ द बीम is perfectly homogeneous and आइसोट्रॉप्स होना चाहिए, ठीक है, आइसोट्रॉपिक होना चाहिए। अब आइसोट्रॉपिक और होमोजेनियस क्या होता है, देखो सेम काइंड का जो सेम काइंड के अगर मटेरियल से बना होता है, सेम काइंड ऑफ हो तो होमोजेनियस बोला जाता है, और इलास्टिक प्रॉपर्टी सभी डायरेक्शन में अगर सेम बताती है तो उसको आइसोट्रॉपिक बोला जाता है, ठीक है, उसी को आइसोट्रॉपिक बोला जाता है, ये चीज़ें। दूसरा एजम्पशन इन्होंने जो बताया था, दूसरा एजम्पशन इसमें जो लिया गया था कि जो बीम है, द बीम इज स्ट्रेस्ड within its elastic limit and Hooke's law is valid, ठीक है। मतलब जो भी इसके बीम का स्ट्रेस लेंगे वो एक तो पहले नंबर को इलास्टिक लिमिट में होना चाहिए और हुक्स लॉ उसके लिए वैलिड भी होना चाहिए। हुक्स लॉ ये भी कहता है कि विद इन इलास्टिक लिमिट वैलिड होना चाहिए, तो ये चीज़ें भी लिख दोगे तो चल जाएगा। फिर उसके ट्रांसवर्स सेक्शन जो है, द ट्रांसवर्स सेक्शन sections which are plane before bending remain plane after bending, ये होना है, ठीक है। इसका जो ट्रांसफर सेक्शन है विच आर प्लेन बिफोर बेंडिंग प्लेन हो और आफ्टर बेंडिंग भी प्लेन हो, ये दिया था। चौथा उन्होंने दिया कि ईच लेयर ऑफ बीम each layer of beam is free to expand or contract
इंडिपेंडेंटली। और फिर पांचवा है द वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस ई जो है, यंग्स मॉडुलस को मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बोला जाता है। ई जो है इज द सेम इन टेंशन एंड कंप्रेशन। इज द सेम होगा चाहे वो टेंशन में हो एंड कंप्रेशन हो या टेंशन हो, वहाँ पर सेम ही होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। फिर उसके बाद से इसके और में जो क्वेश्चन पूछा है, इसके ही और में, ठीक है, ये जो आपके सामने दिखा है इसके और में जो क्वेश्चन पूछा है वो न्यूमेरिकल है, तो उस क्वेश्चन को भी हम कर लेते हैं कि ताकि हमारा जो डाउट है वो क्लियर हो सके। ठीक है, तो चलिए इसके और वाला क्वेश्चन देख लेते हैं 2 के सी का। और क्वेश्चंस ट्राई करूंगा कि आपके हर क्वेश्चंस, हालांकि अगर इसका पीडीएफ चाहिए क्वेश्चन पेपर का तो वो चीज़ें भी आपको जीटीयू के साइट से भी मिल जाएगा, और मुझसे भी चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं, वो चीज़ें मैं पेपर आपको दे दूंगा। सी का और वाला क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का सी का और वाला क्वेश्चन है, और उसमें क्वेश्चंस में क्या दिया है, ठीक है, वो चीज़ें भी बता देता हूँ। देखिए एक्सियल कंप्रेसिव लोड 80 किलो न्यूटन दिया हुआ है, 80 किलो न्यूटन दिया है, उससे रिलेटेड ही हम थोड़ा सा ट्राई करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, कुछ है नहीं, मतलब देखिए क्या क्वेश्चन में दिया है, एक कंप्रेसिव लोड है। पहले तो लोड ले लेंगे, गिवन डाटा सबसे पहले लिखना, गिवन डेटा इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले लिखना। और गिवन डेटा क्या बोला है कि एक्सियल कंप्रेसिव लोड है, मतलब पी तुम्हारा दिया है 80 किलो न्यूटन, इसको आप न्यूटन में कन्वर्ट कर सकते हैं, 1000 न्यूटन हो गया, किलो न्यूटन का न्यूटन में कन्वर्ट कर दिया। सडनली अप्लाइड, ठीक है, तो क्या हो रहा है, सडनली अप्लाइड हो रहा है। तो ये चीज़ें भी ध्यान रखना कि जब भी सडनली अप्लाइड होता है तो सडनली अप्लाइड हो रहा है, स्टील बार 30 mm डायमीटर है, सॉरी 1 मिनट, 30 mm नहीं है, स्टील रॉड है 60 mm डायमीटर है, डी जो है उसका 60 mm है, और लेंथ जो है वो 1 मीटर है। फाइंड इंस्टेंटेनियस स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एनर्जी। ठीक है, पहले नंबर तो उसका स्ट्रेस चाहिए, उसका स्ट्रेस क्या होगा, ठीक है, इंस्टेंटेनियस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सडनली जब अप्लाइड होता है तो उसका स्ट्रेस क्या होता है, पहले तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। और इसका जो ई की वैल्यू है वो चीज़ें दे के रखा है, 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर दिया, ये भी mm में चेंज कर लेते हैं, 1000 mm हो जाएगा। और एक चीज़ ध्यान रखिए, क्वेश्चन में क्या पूछा है, पहला नंबर तो ये पूछा है, ये पूछा है, और फिर उसके बाद से ये स्ट्रेन एनर्जी यू पूछा है। हालांकि ऑलरेडी इसमें स्ट्रेन एनर्जी समझा दिए हैं, इसका अगर आपने अच्छे से वीडियो देखा होगा तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो स्ट्रेन पहले तो सिग्मा आपको पता है कि P/A होता है, लेकिन सडन बोला है, ठीक है, सडन के लिए 2P हो जाता है, ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे। जब सडन की बात करें तो 2P/A हो जाता है, तो 2 × P की वैल्यू कितनी दिया है, 80,000, और एरिया तो हमने कैलकुलेट नहीं किया था, तो यहाँ पर एरिया कैलकुलेट करेंगे, π/4 d स्क्वायर होता है, तो π/4 d की वैल्यू क्या है, 16 का स्क्वायर, तो यहाँ पर कर लेंगे, पहले 16 का स्क्वायर करो, मल्टीप्लिकेशन पाई करो, जो वैल्यू आ रहा है डिवाइड बाई 4 कर दो, तो आपकी वैल्यू 201 आ रहा है। ठीक है, इसकी वैल्यू 201.06 mm स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख देंगे 201.01। ठीक है, अब आपकी वैल्यू जो होगी, देखिए ब्रैकेट में 2 × 80,000 कर लीजिए, ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए, डिवाइड बाय आंसर कर लेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाती है, और वो आई है 795.77। ये क्या है, न्यूटन पर mm स्क्वायर है। ये चीज़ें समझ में आ गई, ये स्ट्रेस तो मिल गया आपको, ये जो वाला जो पॉइंट था ये आपको मिल गया। अब उसके बाद से चाहिए था यू स्ट्रेन एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी क्या होगी, यू इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो यू के लिए मैंने बताया था आपको कि क्या होता था, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2E × V, यही होता था। अब यहाँ पर ये वैल्यू तो मैंने निकाल ही कर रखा है, 795.77 का स्क्वायर कर देना,
और 2 देखो ई की वैल्यू 2 × 10⁵ है, तो ये 2 तो पहले ही था, इंटू वी। अब वी कैसे करेंगे, तो आपका जो एरिया है इंटू लेंथ कर देंगे, एरिया इंटू लेंथ ही तो होता है। एरिया आया था 201.06 इंटू लेंथ आपका 1 मीटर है तो 1000 mm हो गया, ठीक है, ये मिल गया। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इसका जो वैल्यू ऑलरेडी मैंने इसकी वैल्यू तो कैलकुलेट की, हमारे कैल्सी में है ही है, उसको मैंने हटाया नहीं था, तो इसका स्क्वायर कर लिया मैंने, इसका स्क्वायर किया तो ये वैल्यू आया, और उसमें मल्टीप्लिकेशन कर देना इसका और इसका, 201.06 इंटू 1000 इक्वल कर देना, डिवाइड में ब्रैकेट में लिख देना, 2 × 2 = 4, 4 के आगे 4 5 जीरो लगा देना, 4 के आगे 1 2 3 4 5 ब्रैकेट क्लोज, इक्वल कर देना, आपकी वैल्यू आ जाएगी 318,306.83, ठीक है। और ये एनर्जी है तो ये एनर्जी किस में होगी, न्यूटन इंटू mm में होगी। ये आपका आ गया यू की वैल्यू। इस तरीके से ब्रैकेट में रख के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, आसान था, समझ में आ गया होगा। अब डी वाला क्वेश्चन समझिए, डी वाला क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 2 का डी है, और वो बोला है कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम बताना है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम बताना है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम किसको बोला जाता है, मतलब प्लेन के पैरेलल में जो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वही तो होता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम तो वही होता है, बशर्ते कोई बात नहीं, अपने को उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम जो भी क्वेश्चन बोलता है उसका सॉल्यूशंस हम आपको प्रोवाइड करके बताएंगे ताकि आपके लिए कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ पैरेलल एक्सिस थ्योरम, और सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें, बवाल नहीं है, आपको मैं यहाँ पर लिख के बता देता हूँ और आपको यहाँ से आसानी से समझ में आ जाएगा। पैरेलल एक्सिस थ्योरम को एक्सप्लेन करने के लिए बोला है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इफ़ आई जी का मतलब होता है, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही है एक, इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इज द मोमेंट ऑफ inertia of a plane area about an axis passing through its center of gravity, then moment of inertia of the area about axis AB parallel to the first axis, and at a distance h from center of gravity, हालांकि आप लोगों ने सॉल्व किया है, इज गिवन बाय, मान लीजिए कि कोई सेक्शन है, ए बी सेक्शन है, ठीक है, कोई ए बी रेफरेंस है, और उस रेफरेंस से मुझे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है कोई सेक्शन का, जैसे मान लो कोई ये सेक्शन है और यहाँ ये ए बी रेफरेंस है, ठीक है, ये ए बी रेफरेंस है, ये ए बी रेफरेंस है और ये सेक्शन है, ठीक है, इसका एरिया मान लीजिए कुछ ए हो, ठीक है, और इसके सी जी से इसका डिस्टेंस है एच, ठीक है, इसके सी जी से, ये मान लो यह सी जी है, सी जी से एच डिस्टेंस हो, तो इस सेक्शन का मोमेंट इनर्शिया अगर फाइंड आउट करना है इस रेफरेंस से, तो उसका हो जाता है आई ए बी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा है, उसका होता है आई जी, मतलब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इसका एरिया इंटू इसके सी जी से रेफरेंस तक का डिस्टेंस एच होता है, उसका स्क्वायर कर लेंगे, तो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया पैरेलल एक्सिस थ्योरम हो गया, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट लिख लेना, बहुत ही आसान तरीके से इसको सॉल्व कर लोगे। ऐसे किसी भी सेक्शन आपको देता है तो इस तरीके से आपने लिख के समझा देना है। तो क्वेश्चन नंबर 2D हो गया। उसके और में भी क्वेश्चन पूछा है,
क्या बोला, टी सेक्शन दिया है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए। टी सेक्शन है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, तो वो चीज़ें भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ। और आपके पास उसका सब कुछ डिटेल दिया है, उसका जो भी डिटेल है वो चीज़ें आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी दे के ही रखा है। तो मैं यहाँ पर टी सेक्शन अगर है तो उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करना है वो चीज़ें भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ। फटाफट थोड़ा हम स्पीड में कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि अपने पास टाइम 2 आवर्स ही होगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस भी करने होंगे। तो स्पीड में आपको कैसे करना है वो चीज़ें फटाफट कर लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का डी है, अभी तक 2 का डी पे है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 हाफ एन आवर लगते हैं, ठीक है। सभी क्वेश्चन को करने में हाफ एन आवर लगेगा। तो अगर उस तरीके से देखेंगे कि 5 क्वेश्चन अगर दे रहे हैं तो ज़्यादा ही होता है, 2.5 घंटे हो जाते हैं। तो उस हिसाब से चलो कोई दिक्कत नहीं, अभी तो हम फटाफट कर रहे हैं। चलिए आपके सामने टी सेक्शन है, तो सबसे पहले टी सेक्शन हम बना लेते हैं, फिर डायमेंशन हम लिखेंगे। इस तरीके का आपका टी सेक्शन होता है, हाथ से ही बना लेने का, क्योंकि इसमें कोई ज़रूरी नहीं कोई डायमेंशन। अब देखिए डायमेंशन क्या दिया हुआ है वो चीज़ें मैं यहाँ पर लिख के बता देता हूँ। फ्लेंज का जो डायमेंशन है ये दे दिया है 300, फ्लेंज की बात किया है, ठीक है। फ्लेंज इसको बोला जाता है, वेब इसको बोला जाता है। तो इसका 300 इंटू ये 30, ये कितना है 30 mm है, सब mm में है, ठीक है। और वेव का ये 30 है और ये 300 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 300 दिया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से दिया है। तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई एक्सिस फाइंड आउट करना है, मतलब इस एक्सिस से फाइंड आउट करना है, ये वाई एक्सिस से फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो वाई एक्सिस से फाइंड आउट करना है, तो इसका एक्स बार तो हमें डायरेक्टली मिल जाता है ना, एक्स बार तो हमारे पास ऑलरेडी है। 300 डिवाइड बाई 2 कर दोगे 150 एक्स बार आ गया, हमें एक्स बार से ही मतलब है, ठीक है। यहाँ पे जब भी वाई एक्सिस से रिलेटेड पूछे तो एक्स बार अगर मिल जाता है तो डायरेक्टली हमको सिर्फ पूछा है अबाउट वाई एक्सिस से ही पूछा है, आई यही सिर्फ पूछा है, इसकी बात किया आई वाई के लिए। तो यहाँ पर 2 सेक्शन में मैं पार्ट में डिवाइड कर लूँगा, एक तो मेरा ये सेक्शन हो गया और एक मेरा ये हो गया, पार्ट 1 ये, पार्ट 2, ठीक है। ये चीज़ें मैं कैलकुलेट कर लूँगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे तो ये पार्ट 1 के लिए आई वाई 1 हो जाएगा और प्लस आई वाई 2 हो जाएगा। तो अगर मैं पहला फाइंड आउट करता हूँ, ध्यान से समझिएगा, अगर मैं पहला फाइंड आउट करता हूँ आई वाई 1 तो क्या होता है IG1 प्लस A1H1 का स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला है। जब भी ऐसे कंपोजिट सेक्शन होते हैं तो ऐसे ही फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि इसका अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब मैं देखूंगा कैसे, इधर से देखूंगा तो ये B होगा और ये D होगा। तो B क्या हो रहा है, BD³/12 होता है ना, रेक्टेंगुलर है, तो 30 इंटू 300 क्यूब अपन 12 होगा, ये होगा। अब प्लस एरिया क्या होगा, यही 300 इंटू 30, ये एरिया हो गया। और H क्या होगा, तो H की अगर मैं बात बताऊं तो x बार, ये x बार का लाइन है, यही CG की लाइन है ना, CG की लाइन, तो x बार इसके बीच में ही जो आ रहा है वही आएगा, x बार की यही है, उससे इसका सेंटर वहीं पर आ रहा है, मतलब H तुम्हारा 0 हो जा रहा है, ठीक है। H की वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो जा रही है, 0 का स्क्वायर, H की वैल्यू यहाँ पर अगर देखेंगे तो H की वैल्यू 0 लिख लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर सिर्फ यही बच जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या बच जाता है, यही बच जाता है। तो इसका हम निकाल लेंगे, ठीक है। क्या आ जाएगा, पहले 300 का क्यूब निकाल लेते हैं, इंटू 30 डिवाइड बाई 12 करते हैं, तो आपकी वैल्यू आ जा रही है इतना 675 इंटू 10⁻⁵ mm⁻⁴ हो जाता है। फिर 2 भी तो निकालना है, I/2, और इसमें भी देखोगे तो H उसी पे आ रहा है, H जो होगा यही, ये जितना ये यहाँ से देखो 150 और इसका भी हाफ यहीं पर हो रहा है, यहीं पर आ रहा है, ठीक है। तो कोई डिस्टेंस नहीं है चेंज, मतलब जो उसका CG है, CG वाली जो लाइन है और इसकी जो इसका CG है उसी लाइन पे आ रहा है, इसलिए H की वैल्यू 0 हो जा रहा है। तो यहाँ पर भी सिर्फ वही आएगा, IG2 और A2H2 स्क्वायर तो लिख रहे हैं लेकिन इसकी वैल्यू 0 है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए अब B इसमें फिगर में देखेंगे तो ये उसका B होगा, ये इसका D होगा। तो B 300 है और D 30 है। तो यहाँ पर 300 इंटू 30 का क्यूब अपॉन 12, और एरिया तो 300 इंटू 30 ही है, और H की वैल्यू 0 है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू मुझे सिर्फ चाहिए, तो पहले 30 का क्यूब निकाल लेंगे,
जो वैल्यू आ रही है उसमें 300 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डिवाइड बाय 12 करेंगे तो आपकी वैल्यू ये आ जाती है 6.75 इंटू 10⁵ mm⁴। अब मुझे क्या चाहिए, IYY चाहिए, तो IYY1 प्लस IYY2 इसकी वैल्यू आया था 675 इंटू 10⁵ और इसका 6.75 इंटू 10⁵ ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड अगर कर दें तो कितना आता है 675 प्लस 6.75 ये आ जाता है 681.75 इंटू 10⁵ mm⁴ ये आ जाता है YY। और यही फाइंड आउट करने के लिए बोला था, तो हम क्यों ज़्यादा IXS के पीछे पड़े। ठीक है, तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर लेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के जितने क्वेश्चन थे 40 मिनट में कंप्लीट हो गए। अब आ जाते हैं आगे क्वेश्चन नंबर